अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद बखैर। आज हम जमात नहम की उर्दू दरसी किताब के सबक नंबर 9 इम्तिहान के सफ़ा नंबर 70 और 71 की ख्वानदगी बमा मानी मफ़हूम तशरीह व हवालाजात की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं एक सबक का मरकज़ी ख्याल क्या है, जिसकी बुनियाद पर हमने तशरीह की बुनदकारी करनी है। इस सबक का मरकज़ी ख्याल ये है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग अपने मज़मून इम्तिहान में हमें बताते हैं कि इम्तिहान में कामयाबी के लिए जो शर्त लाजिम है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत है। जो तलबा मेहनत से जी चुराते हैं और दीगर आसान ज़राए अपना कर कामयाबी समेटना चाहते हैं, वो हमेशा नाकामी और शर्मिंदगी का सामना करते हैं। जो तलबा अपने घर वालों को धोखे में रख कर किताबों को हाथ भी नहीं लगाते, वो इम्तिहान में नाकामों नामुराद ठहरते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि मेहनत को अपना ओढ़ना बिछौना बना लें ताकि कामयाबियाँ हमारे कदम चूम सकें। स्टूडेंट्स, सफ़ा नंबर 70-71 के कुछ मानी यहाँ दिए गए हैं जो आपकी आसानी के लिए हैं। मज़ीद अल्फाज के मानी हमारी तशरीह मतन के साथ साथ बढ़ेंगे। सो आप लिखने से मुतल्लिका कलम अपने हाथ में रखिए। सफ़ा नंबर 70 आपके सामने है। कुछ मकासद ऊपर दिए गए हैं, यही मरकज़ी ख्याल के तौर पर आपको बता दिए गए हैं। सो इसको ज़रूर पढ़िए, यही आपका मरकज़ी ख्याल है। मज़मून की इब्तिदा इस तरह होती है, ना हुई गर मेरे पर्चों से तसल्ली ना सही, इम्तिहान और भी बाकी है तो ये भी ना सही। मज़मून निगार कहते हैं, मेरे पर्चों से, मेरे जो पेपर हैं इनसे अगर तसल्ली ना हुई, तसल्ली तशफ़ी हौसला अगर नहीं हुआ तो ना सही, यानी कि काबिल ज़िक्र नताइज नहीं निकले तो ना सही। इम्तिहान और भी बाकी है तो ये भी ना सही, इम्तिहान अभी ज़िंदगी में और भी हैं, अगर इसमें कामयाब ना हुए तो और इम्तिहान दे लेंगे। देखिए किस खूबी से मज़मून की इब्तिदा की है, इसी खूबी को वो बरकरार रखेंगे अपने मज़मून की इंतहा तक। लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं। मज़मून निगार कहते हैं कि लोग इम्तिहान के नाम से, आजमाइश के नाम से घबराते हैं, डरते हैं, लेकिन मुझे इनके घबराने पर हंसी आती है। मैं इनके इम्तिहान के डरने के मुद्दे पर हंसता हूँ। मुझे मजाक सूझता है कि ये ऐसी कौन सी बात है जिस पर वो डरते हैं। आखिर इम्तिहान ऐसा क्या होता है, आखिर आजमाइश होती ही क्या है? दो ही सूरतें होती हैं, दो ही सूरतें हैं, या तो फेल होते हैं या पास हो जाते हैं, या नाकाम हो जाते हैं या कामयाब हो जाते हैं। इस साल कामयाब ना हुए, अगर इस साल हम पास ना हुए तो क्या हुआ, आइंदा साल सही, आने वाले साल ही पास हो जाएंगे। इसमें डरने की क्या बात है? मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता था, दोस्तों, मसाहिबों, साथियों और हम जमातों को, हम जमात जो जमात में क्लास में साथ पढ़ते थे, उन तालिब इल्मों को देखता था कि जो जैसे जैसे इम्तिहान के दिन करीब आते जाते, इम्तिहान के दिन करीब आते हैं, उनके हवास, उनके होश, अक्ल, इनका दिमाग और इनका जहन मुख्तल, यानी कि परेशान, बिगड़ा हुआ होना हो जाता था, और इनकी सूरत इतनी सी निकल आती थी, यानी कि वो कमज़ोर हो जाते थे। चेहरा जो है कमज़ोरी के बायस छोटा सा हो जाता था। बंदे पर इम्तिहान का न रत्ती बराबर असर पहले था और ना अब भी इसके ख़त्म हो जाने का अफसोस है। बंदे पर, यानी कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग पर इम्तिहान का, इस आजमाइश का ना रत्ती बराबर, थोड़ा सा भी, ज़रा बराबर भी असर पहले था, पहले यानी कि इम्तिहान से पहले था, और ना अब है जबकि इम्तिहान ख़त्म हो गए हैं, और ना मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस है। उम्मीदवारों का मजमा, उम्मीदवारों यानी पेपर देने वालों का मजमा
मजमा, ग्रोह, ग्रुप, नई नई सूरतें। देखिए किस खूबी से बयान कर रहे हैं कि क्यों उनको इम्तिहान पसंद है, क्योंकि उम्मीदवारों का वहाँ मजमा होता है और उनको नई से नई शक्लें देखने को मिलती हैं। किनकी? इम्तिहान देने वालों की। अजीब अजीब ख्यालात और उनकी बातों उनसे बातें करके उनके ख्यालात जानने को मिलते हैं, जो एक के ख्यालात दूसरे के ख्यालात से मुख्तलिफ होते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कभी दिल सैर नहीं हो सकता। ये कौन सी चीज़ें हैं? ये नई सी नई शक्लें, नई से नए उनकी फ़िक्रें, बातें, रंग बिरंग भांत भांत की जो उनके ख्यालात, सो उनसे ख़ुद मुसन्निफ़ का दिल कभी नहीं भर सकता। सो वो तो चाहते हैं कि ऐसे मौके आते ही रहें। यही कहते हैं मौके, जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तिहान हुए जाएं, इम्तिहान होते ही रहें, लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त उठा दी जाए। उनकी क्या शर्त है? क्या शर्त है? ये शर्त है कि इम्तिहान तो हों, लेकिन उसमें न पढ़ने की शर्त हो और न फिर याद करने की शर्त हो। देखिए किस खूबी से बयान किया है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने ख़यालात को कि इम्तिहान में इंसान पास हो जाता है या फेल। अगर खुदा न खास्ता इस साल फेल हो गए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, अगले साल फिर इम्तिहान दे देंगे। एडिसन के बकौल नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। सो खुद शायर ही शुरू में देखिए क्या कहते हैं, ना हुई गर मेरे पर्चों से तसल्ली, ना सही इम्तिहान और भी बाकी है तो ये भी ना सही। तो ये देखिए किस खूबी से मुसन्निफ़ ने अपने ख़यालात को बयान किया है। जिगर का खून पीते हैं ये सारे इम्तिहान ज़ालम, कभी सहमाही शशमाही, कभी कम वक्त सालाना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग क्या कहते हैं, मेरी सुनिए, मेरी सरगुज़िश्त सुनिए कि 2 साल में लॉ क्लास का कोर्स पूरा किया, मगर किस तरह? लॉ क्लास का, वकालत की क्लास का, वकालत का मैंने कोर्स जो है वो मुकम्मल किया, मगर किस तरह? सो ये आपसे इस्तफसार नहीं कर रहे, खुद सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हो रहे हैं। शाम को यारों के साथ टहलने निकलता, दोस्तों के साथ मैं शाम को चहलकदमी के लिए निकल पड़ता। वापसी के वक्त लॉ क्लास में भी झांक आता, यानी वकालत की जो क्लास थी उसमें भी नज़र डाला था। मुंशी साहब दोस्त थे, सो वहाँ के जो मुंशी साहब थे वो मेरे दोस्त थे, और लेक्चरर साहब पढ़ाने में मुस्तगरक, और जो लेक्चरर साहब थे, लेक्चर देते थे, प्रोफेसर साहब थे, वो लेक्चर देने में, पढ़ाने में मसरूफ़, मुस्तगरक गरक होने से लफ्ज़ से गरक होते या मसरूफ़ होते। हाज़िरी की तकमील में कुछ दुश्वारी न थी। हाज़िरी की तकमील में यानी कि जो रोल कॉल होती थी उसके मुकम्मल होने में भी कुछ मुश्किल ना थी। अब आप ही बताएं कि लॉ क्लास में शरीक होने से मेरे किस मशगले में फ़र्क आ सकता था। अब ये तमाम मामलात होते हैं जिसकी वजह से एक स्टूडेंट को, एक तालिब इल्म को रोज़ाना मामूल के मुताबिक क्लास में हाजिर होना ज़रूरी होता है। सो ये तमाम मजबूरियाँ तो दूर हो गई। मुंशी साहब दोस्त, लेक्चरर साहब पढ़ाने में ऐसे मसरूफ़ कि उनको पता ही नहीं है कि वो तालिब इल्म जो हाज़िरी बोल रहा है वो खुद मौजूद है या कोई और बोल रहा है। सो ऐसी कोई दुश्वारी नहीं थी जिसकी वजह से मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को अपने किसी मशगले में कोई फ़र्क लाना पड़ता। मशगला कहते हैं फ़ारिग वक्त में, फुर्सत के औकात में अपनाया गया कोई काम, शौक़। सो वालिद साहब किबला खुश थे। वालिद साहब मोहतरम किबला, मोहतरम वालिद साहब खुश थे। खुश थे किस बात पर? कि बेटे को कानून का शौक़ हो चला है, कि बेटे यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को कानून का शौक़ हो गया है, यानी वो इसको पसंद करने लग गया है। इसी वजह से वो पढ़ाई में मुस्तगरक हो गया है, पढ़ने लग गया है। किसी ज़माने में बड़े बड़े वकीलों के कान कुतरेगा। ऐसा भी वक्त आएगा
कि वो बड़े बड़े वकीलों को मात देगा, उनसे सबकत ले जाएगा, उनको मुकदमेबाजी में हरा देगा। हम भी बेफिक्र थे, हम भी बेफिक्र थे, यानी कि मुझे भी, यानी मुसन्निफ़ को भी इसकी कोई परवाह नहीं थी कि चलो 2 बरस तक तो कोई मेहनत के लिए कह ही नहीं सकता कि 2 बरस तो ऐसे गुजर जाएंगे, क्लास में जाना है, हाज़िरी देना है, सब घर वालों को पता है वो आ जा रहा है। सो इस दौरान में कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि मेहनत करो, पढ़ो, सही करो। बाद में देखिए कौन जीता है और कौन मरता है। सो ये मुहावरतन उन्होंने इस्तेमाल किया है। बाद में देखते हैं कि आगे क्या होगा, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। लेकिन ज़माना आंख बंद किए गुजर जाता है। वक्त की क्या बात है, वक्त तो आंख बंद किए गुजर जाता है। जैसे आंख ओझल पहाड़ ओझल, इसी तरह वक्त कभी पता नहीं चलता। वक्त हाथ में मुट्ठी में रेत की तरह है जो सिरकती ही चली जाती है। ये वो हवा है जो मुट्ठी में बंद नहीं हो सकती। 2 साल ऐसे गुजर गए जैसे हवा। 2 साल 360 दिन का एक साल होता है। अंदाज़ा लगाइए कितने दिन ऐसे ही गुजर गए। क्लास का सदाकतनामा भी मिल गया। सदाकतनामा यानी इजाज़तनामा भी मिल गया। अब क्या था कि वालिदैन इम्तिहान वकालत की तैयारी के लिए सर हो गए। अब क्या होना था, अब वो वक्त आ गया था कि वालिदैन यानी माँ बाप लॉ क्लास की जो मैंने हाज़िरियाँ दी थी उसके इम्तिहान की तैयारी के लिए मेरे दर पे हो गए। मगर मैं भी एक ज़ात शरीफ हूँ, मैं भी बहुत चालाक हूँ, ज़ात शरीफ हूँ, शरारती हूँ, चालाक हूँ। एक बुढ़िया और एक बूढ़े को धोखा देना कैसा, देखिए किस खूबी से उन्होंने बयान किया। एक बुढ़िया यानी कि वालिदा और एक बूढ़े यानी कि वालिद साहब को धोखा देना, फ़रेब देना कौन सी बड़ी बात है। मैंने तकाज़ा किया, मुतालबा किया। क्या किया कि अलहदा कमरा मिल जाए, मुझे एक अलग कमरा दिया जाए तो मेहनत करूं, तो ही तो मैं मेहनत करूं। इस भरे पूरे घर में शोर शराबे में कैसे मैं पढ़ सकता हूँ, बाल बच्चों की गड़बड़ में मुझसे कुछ नहीं हो सकता। अब ये बाल बच्चे जो हैं इधर उधर फिरते चलते हैं, उनमें मुझसे कोई मेहनत नहीं हो सकती, तो मैं दिल लगा कर नहीं पढ़ सकता। चंद रोज़ इसी हीले से टाल दिए, इसी बहाने में मैंने चंद रोज़ चंद दिन टाल दिए यानी गुजार दिए। लेकिन कब तक। बड़ी बी ने अपने सोने का यानी कि जहाँ वो सोती थी वो कमरा खाली कर दिया। अब मैं दूसरी चाल चला, फिर मुझे दूसरी चाल सूझी। क्या सूझी, दरवाज़ों में शीशे थे, इन पर कागज़ चिपका दिया। अब शीशे थे तो जाहिर है अंदर देखा जा सकता था आर पार, तो मैंने उन पर कागज़ चिपका दिया ताकि चस्पा कर दिया, अंदर कोई देख न सके। लैंप रोशन करके आराम से 7 बजे से सो जाता। लैंप रोशन करता, इसमें आला है, रोशनी का ज़रिया है, रोशन करता, ये दिखाने के लिए कि मैं पढ़ने के लिए मसरूफ़ हूँ, और आराम से सो जाता। रात 7 बजे ही सो जाता और सुबह 9 बजे उठता। अगर किसी ने आवाज़ दी और आँख खुल गई तो डांट दिया। आवाज़ देने पर अगर आँख खुल जाती तो मैं क्या करता, यानी कि नींद से बेदार हो जाता तो उसे डांट देता। गुस्सा होता कि ख्वामख्वाह मेरी पढ़ाई में खलल डाला जाता है, ख्वामख्वाह फजूल में ही मेरी जो पढ़ाई है, मेरा मुताले का वक्त है, इसमें आप रुकावट डालते हैं। अगर आँख ना खुली और सुबह को सोने का इल्ज़ाम लगाया गया तो कह दिया कि मैं पढ़ते वक्त कभी जवाब ना दूंगा। अगर आँख ना खुली, किसी के बुलाने पर, आवाज़ देने पर बेदार ना हुआ तो फिर क्या, सुबह जब इल्ज़ाम लगा इस बात का कि भाई रात को क्या सोते रहे, पढ़ा नहीं, तो मैं ये कह देता कि भाई पढ़ते वक्त मैं कभी आपको आपके बुलाने का, आपके सवाल का, इस्तफसार का जवाब नहीं दूंगा, मैं पढ़ाई में मसरूफ़ होता हूँ, सो आपके सवालों का जवाब देता फिरूँ। आंदा कोई मुझे दिक ना करे, परेशान ना करे।
آگے دیکھیے مصنف کہاں بڑھتے ہیں. بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بھڑک کر چمنی سیاہ ہو گئی، یعنی تیز ہو کر چمنی سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی. لیمپ کی یعنی لالٹین کی آگ اس قدر تیز ہو گئی کہ چمنی جل کر سیاہ ہو گئی، اور میری زیادہ محنت و محنت کا نتیجہ سمجھی گئی. یہ نہیں سمجھا گیا کہ میں جو تھا وہ غفلت کی نیند سو رہا تھا، بلکہ یہ سمجھا گیا کہ میں محویت یعنی مصروفیت کا شکار تھا اور محنت کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا. سو اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. بعض وقت والد والدہ کہتے بھی تھے، اور میرے اس طرح کے فریب کی وجہ سے والد اور والدہ اس فریب میں آ چکے تھے، سو اس لیے کہتے بھی تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، اتنی مشقت نہ کیا کرو، اتنی ریاضت نہ کیا کرو. لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا تھا. میں کیا کرتا تھا، میرے لیے بھی، میرے پاس بھی اس کا جواب تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے مصنف نے کہ میں بھی ذات شریف ہوں، چالاک ہوں. سو کیا کرتا ہے کہ زمانے کی ترقی کا، کہ دیکھیے دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، یہ نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا، ان کو باغ کر دیتا کہ میں ان کا بیٹا، ان کا نام روشن کروں گا. خدا خدا کر کے مشکل سے کیا ہوا کہ یہ مشکل بھی آسان ہو گئی. کون سی مشکل؟ محنت کرنے کا ڈھونگ رچانے کی مشکل، یہ بھی آسان ہو گئی، اور امتحان کا زمانہ قریب آ گیا. دیکھیے قتیل شپاہی کیا کہتے ہیں، حالات سے خوف کھا رہا ہوں، حالات سے خوف کھا رہا ہوں، شیشے کا محل بنا رہا ہوں، احباب کو دے رہا ہوں دھوکہ، چہرے پہ خوشی سجا رہا ہوں. اور جس قدر دھوکہ دیا جا رہا ہے اس کے لیے مفکر کے نزدیک دوسروں کو دھوکہ دینے والا دراصل خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. دیکھیے آگے مصنف کیا کہتے ہیں میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں. گھر میں نے وبیلا مچایا کہ بھئی ابھی میری امتحان کی ویسی تیاری نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. لیکن میری مسلسل حاضری، لا کلاس اور شبانہ روز کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا. لیکن کیا کرتے، جو میں نے ایک ڈھونگ رچا رکھا تھا اسی ڈھونگ نے مجھے پھنسا لیا. وہ کیا ڈھونگ تھا کہ میں لا کلاس میں روزانہ جاتا تھا. شبانہ روز دن اور رات کی جو محنت تھی، شبانہ روز کہتے ہیں شب اور روز یعنی کہ رات اور دن کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا، روب جما رکھا تھا. اسی روب نے مجھے پھنسا لیا. کیا کہ وہ کب ماننے والے تھے. پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی. لیکن وہ اس وجہ سے وہ مانتے نہیں تھے اور مجھے مجبوراً امتحان کے لیے مجبور کیا گیا اور امتحان کے لیے بٹھا دیا گیا. اس لیے میں نے احتیاطاً بچاؤ کے لیے پہلے سے ہی کہہ دیا، اپنی حفاظت کے لیے کیا کہہ دیا کہ اگر میں ناکام ہو گیا پیپر میں تو اس کی ذمہ داری، اس کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں پاتا، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں، ابھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میری پوری تیاری ہو گئی امتحان میں بیٹھوں. لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے، مسکان چہرے پر سجاتے ہوئے ہنس کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرے جاتے ہو بھئی، امتحان آزمائش ہے، اس سے کیوں ڈر رہے ہو، کیوں خوف کر رہے ہو، جب محنت کی ہے. جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ. یعنی جب تم نے محنت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے، دن رات تم نے پڑھا لکھا ہے، تو آزمائش میں، امتحانات میں شریک بھی ہو جاؤ، پیپر بھی دو. کامیابی اور ناکامی خدا کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے. سو کس خوبی سے دیکھیے مصنف بیان کرتے چلے جاتے ہیں، انسان کے اختیار میں کوشش کرنا ہے، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے.
اور آگے ایک مصرع کوٹ کیا ہے مصنف نے، کیا؟ مرد باید کہ ہراساں نہ شد. مرد وہ ہوتا ہے کہ جو کسی سے نہ ڈرے. آخرکار معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے کہ مصنف جو بظاہر محنت کر رہے ہوتے ہیں امتحان کی تیاری کے لیے، مگر حقیقت میں ان کی تیاری نہ تھی، جس کی وجہ سے ان کا دل مطمئن نہیں تھا. اسی لیے انہوں نے صاف صاف گھر والوں کو بھی اعلانیہ طور پر کہہ دیا تھا. لیکن والدین کیسے مانتے؟ اس لیے انہوں نے اسے پیپروں میں یعنی کہ امتحانات میں شرکت کے لیے مجبور کر ہی دیا، کیونکہ کامیابی اور ناکامی خدا کے ہاتھ میں ہے، تو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. ڈرتا کون ہے؟ کہتے ہیں چور کو چوری کا ڈر، سات کو کیسا ڈر. سو اسٹوڈنٹس، یہاں تک آپ اس کو اچھے طریقے سے تشریح کے طور پر تیار کریں گے. آپ کا تفویضی کام کیا ہے؟ پیراگراف. اب میں دوسری چال چلا، یہاں سے لے کر دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا. یہ آپ کا تفویضی کام ہے. اس کی تشریح کاپی پر خوشخط تحریر کریں گے. امید بخیر آپ تمام تر ہدایات پر عمل کریں گے. اسٹوڈنٹس، آپ کا جو مرکزی خیال ہے وہی سیاق و سباق کے طور پر استعمال کیجیے گا. اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، مزید حوالہ جات آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اپنی سی کوشش کیجیے، حوالہ جات تلاش کیجیے، اس میں شامل کیجیے. والسلام، مس سدرا ثنا.